नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की क्लास में ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो पार्ट में कवर कर रहा था उसमें खाद्यान्न फसलें, जो कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने खाद्यान्न फसलों में जो प्रमुख फसल है भारत की, जो गेहूं है, उसके बारे में बताया था। अब दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसलें जिसको हम भारत में उत्पादन जिसका होता है और प्रयोग करते हैं, वो है चावल। ठीक है, राइस। तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। वैज्ञानिक नाम याद करना जरूरी है। जैसे मैंने कल गेहूं की 3 प्रजातियों के नाम बताए, उसका कुल बताया। तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24 होती है। गेहूं में मैंने 2n बराबर 42 बताया था। इसके लिए जो जलवायु चाहिए वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। औसत वर्षा 150 सेंटीमीटर, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ही चावल की खेती की जाती है। इसके लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6.7%, वसा 2.5% और मिनरल्स या खनिज 1.1%। एक चावल की प्रजाति लास्ट एग्जाम में पूछी गई थी कि किस चावल की प्रजाति में विटामिन ए पाया जाता है, गोल्डन राइस, वो याद रखेंगे, आगे मैं बताऊंगा अभी। मिनरल्स 1.1%। तो ये हो गया चावल से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी कि इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा। इसके लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 150 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 24 होती है। इसमें पोषकता की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा 76%, प्रोटीन 6.7, वसा 2.5 और मिनरल्स या फिर खनिज जिसको हिंदी में कहते हैं 1.1%। इसमें प्रयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख फर्टिलाइजर्स या खाद ये यहाँ पे लिखी हुई है। NPK बहुत कॉमन फर्टिलाइजर है, बहुत कॉमन खाद है जो कि हम चावल के खेतों में यूज करते हैं। उसमें N नाइट्रोजन जो 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज किया जाता है, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल की खेती में, जिसे हम धान कहते हैं, धान की खेती में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बायो फर्टिलाइजर्स जो कि धान की खेती में या चावल के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, उसको अजोला और नील हरित शैवाल बोलते हैं। ठीक है, अब धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है ये भी पूछा जाता है। तो धान के खेत से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, या धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। जो पशु या जानवर जो खाना पचाने के लिए करते हैं, जुआरी करते हैं, उससे भी CH4 या मीथेन गैस निकलती है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद होना चाहिए कि मीथेन गैस निकलती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK ये प्रमुख खाद जो कि प्रमुख रूप से धान की खेती में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 80 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर और पोटेशियम 40 से 50 केजी प्रति या पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर में अजोला याद रखेंगे, अजोला का प्रयोग किया जाता है और नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखिए, खाद्यान्न फसलों में, प्रमुख फसलों में चावल, या इसको धान आप समझिए, धान से ही चावल निकाला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता है। वर्षा का जो लेवल है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6.7%, वसा 2.5% और मिनरल्स या खनिज 1.1% होते हैं। खाद प्रमुख रूप से इसमें जो यूज की जाती है NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का प्रयोग 80 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर किया जाता है, फास्फोरस 40 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर किया जाता है और पोटेशियम 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स में अजोला और नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स आप जानते हैं ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि केमिकल्स से नहीं बने होते हैं। ठीक है, जो कि भूमि की उर्वरकता को
बहुत बुरी तरीके से प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो वो भूमि की उर्वरकता को एक पर्टिकुलर एक विशेष फसल के लिए बढ़ा तो देते हैं, लेकिन समय के साथ भूमि की या जमीन की जो उर्वरकता है वो कम होती चली जाती, फर्टिलिटी उसकी कम होती जाती। ये जो मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं ये इनका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, अब धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन धान के खेत से होता है। नोट कर लीजिए आप सब लोग। अब आगे देखिए, धान लगाने की कुछ प्रमुख विधियां हैं, धान रोपण की कुछ प्रमुख विधियां हैं। इनमें दो विधियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक है डेपोग और दूसरी है SRI मेथड या SRI विधि। सिर्फ नाम ध्यान रखना है, डेपोग विधि, SRI विधि। डेपोग विधि फिलीपींस जानते हो आप, मनीला फिलीपींस चावल का सबसे ज्यादा जो है उत्पादन, ठीक है, जापान आदि। ठीक, तो डेपोग एक विधि है धान रोपण की, धान लगाने की। ये फिलीपींस, जापान, इस तरीके के देशों में ज्यादातर ये विधि प्रयोग की जाती है। दूसरा SRI विधि, फ्रेंच जेसूट के द्वारा इसकी खोज की गई। बिहार के किसान द्वारा इस विधि को अपनाकर रिकॉर्ड चावल का उत्पादन किया गया। ठीक है, अब ये दोनों विधियों के नाम जानना आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम, ये भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक वर्ष में चावल की 3 फसलें, धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। अन्यथा अगर आप देखो उत्तर प्रदेश में एक पूरे फसल चक्र में, फसल वर्ष में, जो कि 1 जुलाई से शुरू होकर अगले साल के 30 जून तक चलता है। जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो मैंने फसल वर्ष बताया था। तो एक फसल वर्ष में मुख्यतः एक ही किस्म मीन्स एक ही बार चावल की या धान की खेती की जाती है। लेकिन जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, यहाँ पे एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये तीनों फसलें कौन कौन सी हैं? एक किस्म का नाम है औस, दूसरा अमन और तीसरी किस्म है बोरो। तो औस जो चावल की किस्म है या धान की जो किस्म है, ये मानसून से पूर्व उगाई जाती है। दूसरा अमन जो चावल की किस्म है, ये वर्षा ऋतु में बुआई की जाती है। और जो बोरो है, ये शीत ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, तो ये तीनों फसलें मीन्स ये 3 प्रकार के चावल एक ही फसल वर्ष में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम, जो कि जहां पे ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे एक ही वर्ष में ये तीनों फसलें या 3 बार चावल की खेती की जाती है। तो धान रोपण की प्रमुख 2 विधियां हैं। एक है डेपोग जो फिलीपींस, जापान आदि देशों में होती है, और दूसरा है SRI विधि जो फ्रेंच जेसूट के द्वारा जिसकी खोज की गई। और बिहार के एक किसान ने इस विधि को अपनाकर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड चावल का उत्पादन, रिकॉर्ड धान का उत्पादन किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, ये 3 स्टेट भारत में ऐसी हैं जो एक वर्ष में चावल की 3 फसलों को उगाते हैं, एक वर्ष में 3 बार चावल उगाते हैं। जिसमें पहला है औस जो मानसून से पूर्व, दूसरा अमन वर्षा के समय जब मानसून आता है भारत में उस समय, और तीसरा है बोरो, शीत ऋतु में भी इनकी बुआई की जाती है। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे खुद से, तो ये ज्यादा आपको याद रहेगा, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब धान की कुछ प्रचलित किस्में, तो जैसे कि मैंने आपको चावल की लगभग 23-24 किस्में लिखवाई थी, इसमें भी काफी किस्में हैं। तो इनको याद करना कि किस तरीके से याद करेंगे, तो उसका एक ही उपाय है, कोई ट्रिक नहीं इसमें, इसका एक ही उपाय है कि आप रोज इनकी किस्मों को लिखें। कम से कम 3-4 बार अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नाम एग्जाम के टाइम अपने आप रिकॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए चावल की प्रमुख किस्में। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मनीला फिलीपींस में है, तो उसके द्वारा IR8 एक किस्म थी जो कि धान की एक प्रमुख किस्म थी, जिसको भारत में हरित क्रांति के समय उपयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखेंगे। IR8
धान की वो किस्म थी जो कि हरित क्रांति के समय भारत में उपयोग में लाई गई। उसके बाद जया, लूनाश्री, साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, सरयू, महसूरी, शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट इसका नाम ही बता रहा है कि ये चावल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। महाधान, गौरी, वर्षा, बाला, जमुना, करुणा, काची, जगन्नाथ, कृष्णा, श्वेता, भूदेव, पद्मा, हंस, विजय, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, बरानी द्वीप, ये कुछ चावल की प्रमुख किस्में हैं। इसमें एक आता है DRR42, ये भी चावल की एक प्रमुख किस्म है, और DRR45 ये जिंक युक्त होता है और ये शुष्क रोधी है। शुष्क रोधी मीन्स कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसे उगाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख चावल की फसलें हैं। याद करने का एक ही तरीका है कि इनको बार बार लिखकर ही, प्रैक्टिस करके ही याद कर सकते हैं। तो अपने नोट्स में इनको बार बार पहले तो नोट्स बना लीजिए और डेली प्रैक्टिस में गेहूं की प्रमुख किस्में, चावल की प्रमुख किस्में, उनको रोज प्रैक्टिस में लाइए, तभी याद रहेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए, इसमें चावल की कुछ प्रमुख किस्में मैंने आपको बताई, उसमें से कुछ हाइब्रिड वैरायटीज भी आती हैं, संकर प्रजाति जिनको कहते हैं, संक्रमित नहीं। तो गंगा, सुरुचि, सहराद्री, ये कुछ हाइब्रिड वैरायटीज है या संकर प्रजातियां हैं। किसकी? चावल की, गेहूं नहीं, सॉरी, चावल की कुछ हाइब्रिड वैरायटीज हैं, गंगा, सुरुचि, सहयाद्री, संकर प्रजातियां जिनको, या हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं। ये पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे कि गोल्डन राइस जो कि चावल की संकर प्रजाति है, यह विटामिन ए से भरपूर है। विटामिन ए की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, अब विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो वो है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी का रोग होता है। ठीक, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर, रेटिनॉल विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है, रेटिनॉल कमी से रतौंधी का रोग होता है। अब धान में कुछ प्रमुख खरपतवार, वेडिसाइड्स जिसको बोलते हैं, वेडिसाइड्स, खरपतवार, वेडिसाइड्स, खरपतवार नाशी। ठीक है, तो धान में कुछ प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? तो ये है सावा घास, मोथा, मकरा, चिलमिल घास और लपटना घास। ये कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो दिखने में चावल जैसी ही होंगी, चावल के पेड़ के जैसी ही होंगी, लेकिन ये खरपतवार अगर खेत में हो जाता है तो जो उपज है वो कम हो जाती है। जो फर्टिलाइजर्स आप प्रयोग करेंगे वो पौधे तक नहीं पहुंचेंगे। इन खरपतवारों द्वारा जो उपज है वो कम हो जाती है। तो ये खरपतवार डिजायर्ड नहीं है, ये मींस वांछनीय नहीं है किसी भी खेत में होना। तो इनको खरपतवार नाशी का, वेडिसाइड्स खरपतवार नाशी को बोलते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग करके इन्हें खत्म किया जाता है। वो खरपतवार नाशी कौन कौन से हैं? प्रोपिनिल, ब्यूटाक्लोर, प्रोटिलाक्लोर, सेफेनिल, फ्लूक्लोरिन, ये कुछ खरपतवार नाशी हैं जो कि धान के खेतों में प्रयोग किए जाते हैं खरपतवार को खत्म करने के लिए। कुछ बायोलॉजिकल, ये तो केमिकल हो गए, कुछ बायोलॉजिकल खरपतवार नाशी है जिसको हम कहते हैं हिर्स, HIRSH, हिर्स। जैव उर्वरक मैंने पहले बताया, अजोला और नील हरित शैवाल जैव उर्वरक की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। तो फिर से देखिए, चावल की कुछ संकर प्रजाति हैं, गंगा, सुरुचि, सहयाद्री। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर होता है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है, जिसमें रात में दिखना बंद हो जाता है। धान में प्रमुख खरपतवार कौन कौन से हैं? सावा घास, मोथा, मकरा, चिलमिल घास और लपटना घास। इन खरपतवार को खत्म करने के लिए कुछ केमिकल या खरपतवार नाशी जिनको वेडिसाइड्स कहते हैं यूज किए जाते हैं। उनमें प्रोपेनिल है, ब्यूटाक्लोर है, प्रोटिलाक्लोर है, सेफेनिल है और फ्लूक्लोरिन है। बायोलॉजिकल खरपतवार नाशी हिर्स हो गया। जैव उर्वरक अजोला और नील हरित शैवाल को बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक की तरह हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखिए, धान के प्रमुख रोग। तो जो
धान के प्रमुख रोग है, उसमें पहला है सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है झुलसा रोग, जो कि कवक से, फंगस से, कवक से होता है। ठीक है, झुलसा रोग किसमें होता है? धान में। और किसकी वजह से होता है? कवक से। ठीक है, ऐसे ही गेरुआ रोग मैंने गेहूं में बताया था, जो कि फंगस से होता था या कवक से होता था। तो झुलसा रोग किसमें होता है? धान में या चावल की खेती करने पे। कवक से होने वाला रोग है कैप्टन थिरम एंड कार्बेंडाजिन से बीज का उपचार किया जाए। जो सीड्स हैं उनको बोने से पहले कैप्टन या थिरम या कार्बेंडाजिन से उन्हें क्या किया जाए? ट्रीटेड किया जाए। अगर पेड़ लग गया है उसके बाद उसमें ये रोग दिखाई दे रहा है तो एडिफेनफॉस दवा का छिड़काव करके इस रोग को खत्म किया जा सकता है। कौन सा रोग? झुलसा रोग। किसमें होता है? धान के खेतों में। दूसरा भूरा धब्बा, तीसरा सीथ रॉट, चौथा सीथ ब्लाइट रोग, पांचवा इंपॉर्टेंट है खैरा रोग। जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पूरा मैंने बताया है, बाकी आपको नाम याद रखने, भूरा रोग, सीथ रॉट, सीथ ब्लाइट रोग। अगला है खैरा रोग। मृदा में जिंक की कमी से, किसकी कमी से? जिंक की कमी से ये रोग होता है। तो उपचार भी इसका क्या होगा कि जिंक का छिड़काव किया जाए। तो जिंक सल्फेट के छिड़काव से ये खैरा रोग जो कि धान के खेत में होता है वो खत्म हो जाता है। तो कौन कौन से रोग बताए मैंने आपको? झुलसा रोग जो कि फंगस से होता है, कैप्टन थिरम और कार्बेंडाजिम, इन तीनों में से किसी एक के द्वारा बीज का, सीड्स का ट्रीटमेंट करके फिर बोने पे ये रोग नहीं होता है। और अगर फसल के दौरान ऐसा झुलसा रोग दिखाई देता है तो एडिफेनफॉस दवा का छिड़काव करके इसे खत्म किया जा सकता है। दूसरा भूरा धब्बा, सीथ रॉट, सीथ ब्लाइट रोग। ठीक है, खैरा रोग किस वजह से होता है? धान के पेड़ों में जिंक की कमी से, जिंक सल्फेट के छिड़काव से इस रोग को खत्म किया जा सकता है। नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में इसको लिखिए। आगे देखिए, चावल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। इसमें विश्व में अगर देखा जाए तो प्रमुख खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा उत्पादन मक्का का, फिर गेहूं का और तीसरे नंबर पर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो जैसे गेहूं में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है विश्व में, वैसे चावल के उत्पादन में भी भारत चाइना के बाद, चीन के बाद दूसरी पोजीशन पर आता है। ठीक है, भारत में कुल उत्पादन की बात की जाए तो भारत में कुल उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर है, शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ठीक है, अगर उत्पादकता की बात की जाए, मतलब कम खेती में, कम एरिया में, कम क्षेत्रफल में ज्यादा उत्पादन की बात की जाए तो प्रथम नंबर पर पंजाब है, गेहूं में भी ये शीर्ष पर था, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, जबकि गेहूं में हरियाणा था। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर खेती भारत में उत्तर प्रदेश पे की जाती है धान की, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एरिया पर चावल या धान की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है और भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है, ये भी ध्यान रखेंगे। चावल निर्यात करने में भारत विश्व में प्रथम स्थान है, मतलब उत्पादन के बाद सबसे ज्यादा चावल इंपोर्ट हम करते हैं, सॉरी इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट हम करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात भारत करता है विश्व स्तर पे। तो चावल संबंधित आंकड़े, विश्व में अगर अनाज या खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो मक्का, गेहूं और चावल ये प्रमुख रूप से उत्पादन किया जाता है। विश्व में भारत का स्थान चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है, चाइना के बाद भारत में कुल उत्पादन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर आपका पंजाब आता है। अगर उत्पादकता की बात की जाए, उत्पादकता का मतलब मैंने बताया कम एरिया में ज्यादा से ज्यादा, कम क्षेत्रफल में ज्यादा फसल को उत्पादन करना, तो उसमें पंजाब है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अगर सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात की जाए जहां पर धान की खेती की जाती है तो उत्तर प्रदेश उसमें शीर्ष है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। चावल के निर्यात की बात की जाए
मतलब विदेशों में भेजने की बात की जाए तो भारत विश्व में प्रथम नंबर पर चावल का निर्यातक देश है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस, राष्ट्रीय या नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर राइस दैट इज इन कटक उड़ीसा। ठीक है। जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो कटक उड़ीसा में है और अंतरराष्ट्रीय मनीला फिलीपींस में है। तो ये चावल से संबंधित या धान की खेती से संबंधित जो प्रमुख आंकड़े थे वो मैंने आपको आज डिस्कस किए। आगे की क्लास में मैं मक्का, मेज जिसको कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और जहां कहीं भी डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए या कोई आपका सजेशन है तो जरूर कमेंट करके बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।